इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 264वां 264th एपिसोड ऑफ छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात। राज की बात is in association with Kamath and Durkar Wealth Manager. My banking partner is Tirupati Urban Cooperative Bank. A big thank you to M. Vasilva Driving School, which is my four-wheeler driving partner. Education partner is Globus ITI Kamti. A big thank you to one and only Tricos, the Nagpur chocolate brand, which is going global. And yes, of course, my fitness partner, my health partner is Muscle Head On. आज मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप नाम वैसे आपने देख ही लिया होगा कि मेरे साथ कौन है। प्रमोशन शुरू थे तो बहुत वक्त से मैं किसी का इंतज़ार कर रहा था। जब इलेक्शन थे तब इतने बिजी थे ये कि इन्होंने प्रॉमिस किया, लेकिन इन्होंने मुझे इंटरव्यू नहीं दिया। लेकिन आज finally I've got someone to whom I dearly call Dada, and a lot of people love him, and that's the reason after showing all their love they made him the MLC, the one and only Abhijit Vanjari. Dada, namaskar. Namaskar. Welcome to Raj Ki Baat. Yes, thank you so much. So Abhijit Vanjari now has become a brand to kill the legacy. इतनी बड़ी लेगेसी जो भारतीय जनता पार्टी की थी ऑन द सीट ऑफ ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपने वो ध्वस्त कर दी। कितना डिफिकल्ट था, कितना आसान था, या तैयारी बहुत समय से थी? नहीं, लेकिन मैं पहले से शुरुआत से ही मैं कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मैंने जब से मतदार यादी पर मैंने काम शुरू किया, वोटर लिस्ट पे काम शुरू किया, देन वी स्टार्टेड रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स। इस बार नए करने थे वोटर्स रजिस्ट्रेशन, तो वो रजिस्ट्रेशन जब मैंने शुरू किया 1.5 साल पहले, तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे आई वाज लिटिल बिट कॉन्फिडेंट कि ये जमता है, क्योंकि सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी सीनेट में भी नागपुर यूनिवर्सिटी में मैं 2 बार जीत चुका हूँ, वो भी हिस्टोरिक वोट से। तो मुझे थोड़ा सा उस इलेक्शन का एक वो नैक था, क्या कहते हैं उसको, सो आई वाज लिटिल बिट कॉन्फिडेंट कि ये जमेगा। तो और वो कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, लोगों का साथ जमता गया, कारवा बनता गया, और फिर देखते देखते वो चुनाव हाथ में आ गया। अच्छा, मुझे कई सारे लोग कई सारे पत्रकारों ने भी ये बात छापी भी और लिखी भी, कई सारे लोगों ने बात कही भी कि जब एजुकेशन की बात आती है, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात आती है, तो लोगों ने द मोमेंट ये सुना कि ऑपोजिशन में कितने सारे लोग हैं आपके, जो कंटेंडर्स थे, उनको देखकर लोगों ने ये पहले से ही अंदाजा लगा लिया था कि आप जीत जाएंगे। तो ये लोगों का जो कॉन्फिडेंस था, उसका रीजन ये भी है कि गलत सिलेक्शन हो गए ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से? नहीं, वो मैं नहीं कह सकता, वो तो उनको कहना पड़ेगा, उनकी पार्टी का मैटर है वो जी। लेकिन एक बात है कि इट वाज अ स्ट्रेट फाइट बिटवीन मी एंड बीजेपी कैंडिडेट। तो स्ट्रेट फाइट थी, वहां ट्रायंगुलर फाइट भी नहीं थी, इसलिए वो एक सीधा लोगों को चूज करना था, आइदर दे इस तरफ जाना है या उस तरफ जाना है। तो लोगों ने मुझे चूज किया, क्योंकि उसमें एक फायदा ये भी था कि मैंने जैसे बताया कि मैं सीनेट में भी काम कर चुका हूं, तो शिक्षण क्षेत्र से मेरा बहुत ज्यादा कनेक्ट है, क्योंकि मैं शिक्षण संस्था चलाता हूं। सीनेट में मैं 15 साल था, 10 साल मैं ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुन के आया, लोगों से कनेक्ट था, स्टूडेंट के साथ में कनेक्ट था, टीचर्स के साथ में कनेक्ट था, फिर सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनके साथ में कनेक्ट था। तो उसका फायदा मुझे मिला, और 6 जिलों का चुनाव ये था, तो उसपे भी मेरा काफी अच्छा कनेक्ट रह चुका है अलग अलग एंगल से, शिक्षण क्षेत्र में काम करने के कारण, और एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, इन सारे संगठन में मैंने काम किया है, तो वो एक कनेक्ट, उसका मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। गोविंदराव वंजारी जी की लेगेसी को आप जिस तरह से आगे लेके जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के ना ही सिर्फ छोटे लेवल के कार्यकर्ता पर बड़े नेता भी काफ़ी सराह रहे हैं आपके इस पूरे के पूरे काम को। तो मोमेंट आप एमएलसी जीते, हर तरफ एक लहर थी कि कांग्रेस इज बैक। व्हेन यू लिसन टू दिस दैट कांग्रेस इज बैक, सुनकर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा अभूतपूर्व चुनाव किसी ने अंदाजा नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने भी ऐसा सोचा नहीं था। मुझे लगा था कि ये चुनाव जम जाएगा, मैं जीत जाऊंगा, लेकिन जिस तरह से लोगों ने उसको सपोर्ट किया, मुझे सपोर्ट किया, मेरे कैंडिडेचर को सपोर्ट किया, महाविकास आघाड़ी के सारे नेता, फिर चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, शिवसेना हो, पीरिपा आघाड़ी हो, आरपीआई हो, जितने भी हमारे साथ में जितने भी हमारे पार्टनर्स थे, वो सारे के सारे पार्टनर्स, उनके सारे नेता ये मेरे साथ थे। जैसे आपने मेरे फादर का नाम लिया, तो मेरे फादर के जमाने के जितने भी नेता इस महाविकास आघाड़ी में थे, चाहे वो किसी भी जिले के हो, तो उन सारे लोगों ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया, और वो कहते थे कि गोविंदराव जी हमारे फ्रेंड थे, दोस्त थे, तो गोविंदराव जी का बेटा है तो निश्चित रूप से हम मदद करेंगे।
तो ऐसा सभी के सभी जिलों में इस प्रकार का आलम था, और ऐसा उस दिन चुनाव के दिन ऐसा देखने को नहीं मिला। जिस प्रकार से ग्राम पंचायत का चुनाव होता है या और भी कोई छोटा चुनाव होता है जिसमें गांव के सारे लोग उत्साहित रहते, उसी प्रकार का ये चुनाव था। हर बूथ पर लोग, नेता, कार्यकर्ता, सारे के सारे लोग उस बूथ पे थे, चाहे फिर वो वोटर हो चाहे वो पदवीधर ना हो। लेकिन पदवीधर नहीं भी होगा लेकिन कार्यकर्ता होगा और उसको उस चुनाव में इंटरेस्ट होगा, तो उसने वो मतदार को खींच के लाया है, मतदान केंद्र तक लाया है। तो ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। तो एक अच्छा उत्साह भरा वातावरण था। और चुन के आने के बाद में भी मैं काफी सभी के सभी लगभग सभी तालुका में मैं गया, तो मुझे लोगों ने इस प्रकार से स्वागत किया। ऐतिहासिक चुनाव जीतने का जो एक मजा होता है वो मैंने देखा। लोगों ने फटाके फोड़े, संदल बजाए, नाच गाना किए और वहां पर गांव में जुलूस निकाले। इस प्रकार का वो माहौल था, यानी मैं आपको बयान नहीं कर सकता। एक नेचर में भी जो चीज़ आपके फादर की आप में आई है वो ये है कि आप बहुत ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। ग्राउंड लेवल पे लोग आपको, आपकी मेहनत और आपके डेडिकेशन के लिए रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जब नेचर में जब पार्टी के अंदर के बड़े नेता में नेचर की एक कहीं ना कहीं एक मनमुटाव रहे, क्योंकि इलेक्शन के दौरान पता चला कि कहीं सभाएं थी जहां पर कुछ नेता पहुंचे, कुछ नेता नहीं पहुंचे ऑफ कांग्रेस। तो सिटी कांग्रेस के अंदर में, नागपुर कांग्रेस के अंदर में ये बहुत समय से, आपको नहीं लगता कि ऑपोजिशन इसका फ़ायदा हमेशा से उठाते आई है कि नागपुर सिटी कांग्रेस जो है वो टूटी हुई है, वो बिखरी हुई है, इट्स अ पिज्ज़ा पार्टी, सब अपना अपना टुकड़ा लेकर चाहते हैं? नहीं, अभी ऐसा नहीं होगा। मेरे चुनाव के बाद में ये जो टुकड़ा पार्टी आप कह रहे हैं या पिज्जा पार्टी कह रहे हैं, तो ये अब की बार नहीं होगा। मेरे चुनाव में पहली बार कांग्रेस पूरी की पूरी यूनाइटेड थी। सारे के सारे नेता, लगभग नहीं 100% सारे नेता मेरे साथ में थे और बढ़ चढ़ कर उन्होंने इस इलेक्शन में काम किया, हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया, तन मन धन से काम किया। इसलिए वो इस बार वो नहीं हुआ। गुटबाजी जिसको आप बोलते हैं, वो गुटबाजी का फायदा दूसरे को नहीं मिला, बीजेपी को नहीं मिला। और आने वाले समय में कारपोरेशन के चुनाव को लेकर हम लोग काफी सीरियस है। सारे के सारे नेता मिलकर हम साथ में काम करेंगे और इस बार 100% हम लोग कारपोरेशन में कांग्रेस की सत्ता बिठाएंगे। कांग्रेस ने जिस तरह से महाविकास आघाड़ी की का हिस्सा बनकर महाराष्ट्र में जो सरकार बनाई है, उसको अगर ध्यान में रखा जाए और अगर नागपुर कांग्रेस की हम बात करें और उनकी जो शक्तियां जो बिखरी हुई थी, जो एक बात कहनी चाहिए यहाँ पर, लेकिन आपने जब आप कैंडिडेट चुने गए, जो ऑपोजिशन में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट था बीजेपी का, आपने कभी उनके दृष्टिकोण से सोचा कि वो हारे तो वो क्यों हारे, कहाँ कमजोर पड़ गए वो? नहीं, वो दे वेर इन ओवर कॉन्फिडेंस। उनको ऐसा लगा कि वो उन्होंने वोटर्स को या पब्लिक को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था। उनको ऐसा लगा कि 58 साल में हम लोग जिस प्रकार से करते आ रहे हैं, कोई भी कैंडिडेट दे दो और वो चुन के आ जाएगा, तो ऐसा हर बार नहीं होता है। अभी पॉलिटिक्स चेंज हो गई है, राजकारण चेंज हो गया, राजनीति चेंज हो गई। और खासकर इस चुनाव में लोगों को एक बात मेरी ये पटी कि मैंने सबसे पहले तो मिशन परिवर्तन का नारा दिया कि परिवर्तन होना चाहिए। एक ही विचारधारा के लोग, एक ही पक्ष के लोग इसमें बार बार चुन के आ रहे हैं, 58 साल से चुन के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। वो लोगों के दिमाग में उतर गया। दूसरी बात ये थी कि विधान परिषद का पदवीधर मतदार संघ के इस चुनाव में ये जरूरी है कि जो कैंडिडेट चुन के आता है वो पदवीधरों के लिए काम करे, ग्रेजुएट्स के लिए काम करे, अपने एरिया के लिए काम करे। जो इसके पहले नहीं हुआ वो भी लोगों ने ध्यान में रखा, इसलिए वो सारे के सारे मुद्दे इस चुनाव में काम में आए। जो अपेक्षाएं हैं लोगों की, जब ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के जो वोटर्स थे, ग्रेजुएट्स, जब उन्होंने आपको वोट दिया, किस किस्म की उम्मीदें आपके सामने उनकी तरफ से निकल कर आई? रोजगार का तो पूरे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज। रोजगार के सिवा दूसरा कोई और दूसरा ज्वलंत मुद्दा हो नहीं सकता, दूसरा प्रॉब्लम हो नहीं सकता। मैं ये कहूंगा कि मोदी सरकार ने वादा किया था कि हर साल हम लोग 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि 2000 लोगों को भी रोजगार इन्होंने उपलब्ध नहीं कराया। फिर नोटबंदी कराई, नोटबंदी में भी लोगों का नुकसान हो गया, आम आदमी का नुकसान हो गया, रोजगार चले गए, व्यवसाय के ऊपर फर्क पड़ा। उसके बाद में कोरोना आया। ठीक है, कोरोना एक नैसर्गिक आपत्ति थी, लेकिन फिर भी कोरोना को जिस प्रकार से हैंडल करना चाहिए था, तो उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार विफल हो गई। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का परिणाम इस रोजगार के क्षेत्र में हुआ है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। तो मैं उस पर कहूंगा विशेष रूप से कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नाम की एक व्यवस्था है, जिसके माध्यम से कोई भी बंदा ग्रेजुएट होता है, कोई भी लड़का कोई भी लड़की ग्रेजुएट होता है, तो वो अपना रेज्यूम बनाकर वहां देते हैं और वो रेज्यूम के माध्यम से उसकी अपेक्षा होती है कि सरकार के कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी डिपार्टमेंट में जब भी कोई नौकरियां आएगी
तो उसमें उन लोगों को कहीं ना कहीं चांस मिलेगा, लेकिन कहीं उसका फायदा नहीं होता है। वो केवल औपचारिकता है, केवल एक अपना रजिस्ट्रेशन या वो करने का एक औपचारिकता है। मैं उस औपचारिकता को चेंज करना चाहता हूँ और चेंज करूंगा। मैं दूसरे देशों के एम्प्लॉयमेंट ब्यूरोज का अभ्यास करके यहाँ पर हमारे यहाँ किस प्रकार से हम लोग रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं युवाओं के लिए, उसके ऊपर मैं विशेष ध्यान देने वाला हूँ। जो कोरोना का पूरा काल गुजरा, अगर मैं कोरोना काल के पहले की बात करूं तो आपके घर और आपके ऑफिस के बाहर हमेशा एक जनता दरबार लगा है, जहां पर लोगों ने अपनी तकलीफें आप तक हमेशा पहुंचाई और आपने उनकी तकलीफों का हमेशा समाधान किया है। उसका मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि मैं आपके घर आ चुका हूं, मैंने देखा है आपके ऑफिस में कि कैसे आप लोगों की मदद करते हैं, बड़े अग्रेसिव होकर मदद करते हैं। कोरोना काल में क्या हो गया कि आपने लोगों को राशन पहुंचाया, खाना पहुंचाया, लेकिन कई सारे कांग्रेस के नेता दिखे नहीं। कई सारे कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं विफल रहे, कहीं ना कहीं एक फेलियर महसूस करते हैं इस बात का कि पब्लिक की मदद नहीं कर पाए, पब्लिक के लिए स्टैंड बाय नहीं कर पाए। नहीं, आपका देखने का नजरिया कैसा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन नागपुर शहर के जितने भी कांग्रेस के नेता है, चाहे फिर वो हमारे पालक मंत्री हो डॉक्टर नितिन राउत साहब होंगे, हमारे नागपुर के अध्यक्ष विकास भाऊ ठाकरे जी होंगे, गिरीश पांडव होंगे, फिर आपके बंटी शेड़के होंगे, जितने भी उम्मीदवार भी जो थे हमारे पिछले बार जिन्होंने चुनाव लड़ा, वो सारे के सारे अपने अपने एरिया में वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से लोगों की मदद कर रहे थे। मैं खुद पूर्व नागपुर विधानसभा क्षेत्र से 2014 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, तो मैंने सोचा कि घर में बैठने से नहीं होगा, कहीं ना कहीं लोगों का मदद हमने करना चाहिए। तो मैंने खाना बांटा, फिर उसके बाद में हमने किट बनाई और वो किट के माध्यम से हम हजारों लोगों तक पहुंचे। हजारों घर में हमने वो खाना दिया, उनको किट दिया, जिसके माध्यम से वो राशन उनको हफ्ते भर तक के 10 दिन तक के पूरता है, इतना हमने वो राशन की किट दिए। तो ऐसे अलग अलग फिर हमने सैनिटाइज किए, हमने खुद वो पूरी मशीन अपनी इसमें लगाई कंधे पर और हमने सैनिटाइजेशन किया मोहल्ले मोहल्ले में। फिर पुलिस स्टेशन में हम लोग गए, पुलिस के सारे अधिकारी अफसर्स या उनके कर्मचारियों को भी हमने सैनिटाइजेशन का मटेरियल दिया। तो ऐसे बहुत अनगिनत काम किए। हमारे नागपुर पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। उपाध्याय साहब जो हमारे कमिश्नर थे, नीलेश भरने जी एडिशनल सीपी थे, तो इनके माध्यम से हम लोग वो वर्धा रोड से हम लोगों ने अपने संस्थाओं की बस मुफ्त वहां पर उपलब्ध करा की थी। जितने भी हमारे ये थे क्या कहेंगे लेबर थे हमारे नागपुर में जिले में या आसपास के जिले में, तो वो उन लोगों को अपने गांव में, यूपी में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, एमपी में उनको वापस जाना था, साधन नहीं थे, धूप तप रही थी, तो हम लोग आगे आए और ऐसे कई संस्थाएं आगे आई और इन लोगों ने अपनी पूरी सेवाएं वहां पर प्रदान की। तो उसके माध्यम से भी एक अच्छा काम हुआ। तो इसमें कांग्रेस या दूसरी पार्टी का ऐसा कुछ भी नहीं है, हर किसी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और काम किया, ऐसा मुझे लगता है। आप गॉसिप्स के से थोड़ा दूर रहते हैं, लेकिन मैं आपसे फिर भी जानना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें कोरोना काल में, कोरोना का जो वक्त था लॉकडाउन का, उसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही थी नागपुर महानगर पालिका में। क्या दृष्टिकोण है, क्या सोच रखते हैं, क्या चल रहा था? नहीं, क्या गॉसिप, क्या किस गॉसिप के बारे? नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप गॉसिप में कभी आप कमेंट नहीं करते, लेकिन मैं आपसे फिर भी जानना चाहता हूँ कि एनएमसी में जो चल रहा था उस वक्त कोरोना काल में, कि एक अफसर और एक मेयर के बीच में जो चल रहा था, उसको क्या सोच रखते हैं आप? क्योंकि आप ही के पार्टी के बंटी सिलके वहाँ पे नारे लगा रहे थे, कमलेश चौधरी वहाँ पे नारे लगा रहे थे कि तुकाराम मुंडे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, तो कांग्रेस पार्टी तो तुकाराम मुंडे जी के साथ में थी, हम कहाँ उनके विरोध में थे। तो ये पॉलिटिकल था? नहीं, तो हो सकता है पॉलिटिकल था, क्योंकि उनका जिस प्रकार से काम करने का तरीका है मुंडे जी का, तो वो शायद किसी को पसंद नहीं आया होगा। उनको लग रहा होगा बीजेपी वालों को या उनके नगर सेवक या उनके महापौर को कि यहाँ इंटरफेरेंस हो रहा है और उनको इंटरफेरेंस नहीं चाहिए था, इसलिए उन लोगों ने वो सब प्लानिंग की और उनको डिस्टर्ब कराया। तो ये तो गलत है। एक्चुअली तुकाराम मुंडे जी ने इसके पहले नासिक में या जिस शहर में वो गए, एक अच्छा काम करके दिखाया। नागपुर शहर में भी आने के बाद में उन लोगों ने हमारे से भी बात की और जब हम लोग एक बार मीटिंग में थे तो उन्होंने पूरा प्लानिंग अपना बताया था कि नागपुर शहर में किस प्रकार से हम लोग महानगर पालिका के माध्यम से काम करने वाले हैं। एक अच्छा प्लानिंग उनका था, दूरदृष्टि थी, लेकिन उनको किसी ने काम करने नहीं दिया, इसलिए उनको वापस जाना पड़ा। अब जब लॉकडाउन खुल चुका है, अनलॉक है, कैसे देखते हैं चीज़ें? वैक्सीन आ चुकी है, सब कुछ इफेक्टिव होगा, वापस नॉर्मल हो पाएगी जिंदगी? मैं तो समझता हूँ कि बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं। कोरोना का लॉकडाउन भले ही खुल गया है, अभी लोग थोड़ा सा अपनी जीवन में वापस आ गए हैं, लोग बाहर निकले हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है कि जहाँ पूरी तरह से लोग अब जुड़ नहीं पाए। अब स्कूल कॉलेजेस देखिए, आज तक के स्कूल कॉलेज शुरू नहीं हुए। हमारे सबके बच्चे घर में एक साल से घर में ही है।
इवन ओपन ग्राउंड्स में मैदान में वो जाने को हिचकिचाते जी। हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें काम करने की आवश्यकता है। वैक्सीन आ गई है, लेकिन वैक्सीन में भी लोगों को कॉन्फिडेंस लाने की आवश्यकता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो लोग आगे नहीं आएंगे, वैक्सीन नहीं लेंगे। वैक्सीन नहीं लेंगे तो वो डर भी बना रहेगा कोरोना का कि दूसरा म्यूटेशन आ गया है, दूसरा कोरोना आ गया है, उसका टाइप अलग है, वो फिर से उसको कितना इस पे स्प्रेड करता है। तो ये सारे प्रश्न चिन्ह लोगों के मन में है। तो कोरोना को लेकर सरकार ने भी अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए, केंद्र सरकार ने स्पष्ट करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं एक ठीक ठाक पॉलिसी करके लोगों का जनजीवन ये फिर से शुरुआत अच्छी तरह से हो जाए, इसका प्रयास करना चाहिए। सच अ सीनियर लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, आपने बहुत सारे इलेक्शंस में एज अ वॉलंटियर भी काम किया है और आप इलेक्शन लड़े भी हैं। जिस तरह से देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का काम, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेंडेमिक, कैसे देखते हैं? क्या नजरिया है? काम हुआ है, काम किया है? नहीं, not as a opposition leader. नो, नॉट एग्जैक्टली एज अ अपोजिशन लीडर, बट आई वुड लाइक टू से कि राहुल जी ने सबसे पहले ये आगाज दी थी, या उन्होंने बताया था कि कोरोना नाम की बीमारी या वायरस जो है वो कहीं ना कहीं आ चुका है और चाइना में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है। तो वो बीमारी पूरे अलग अलग देशों में सब तरफ फैल सकती है, लेकिन किसी ने ध्यान दिया नहीं, उनको सीरियसली लिया नहीं। लेकिन हम लोगों ने अगर पहले दिन से ही वो सारी फ्लाइट्स अगर बंद कर दी होती तो शायद कुछ नजरिया अलग होता। ऐसे भी कुछ कंट्रीज है कि जिस कंट्री में कोरोना नहीं पहुंच पाया या बहुत कम प्रमाण में गया, तो हम लोगों ने, केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से वो हैंडल करना चाहिए था सिचुएशन, वो हैंडल नहीं कर पाया, ऐसा मेरा मानना है। बहुत पहले हम लोगों ने लॉकडाउन कर लिया, थाली बजाए लोगों ने, दिए जलाए, लेकिन थाली बजाने से, दिए जलाने से कुछ भी नहीं होता। तो एक वो हैंडल करने का तरीका गलत है, ऐसा मैं मानता हूं। आज भी किसानों का जो आंदोलन हम लोग देख रहे हैं देश में, देश भर के कई राज्यों के किसान वहां पर दिल्ली में मौजूद है, ठंडी में बैठे हुए, अपने परिवार को लेकर बैठे हुए, जो डायलिसिस पे है वो अपनी थैलियां लेकर, वो सारे की सारे वो मेडिकल इक्विपमेंट्स लेकर वहां पर बैठे हैं, और प्रधानमंत्री हम लोग वो देखते नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये क्या हुकुम चाहिए क्या? तो इतने बड़े लोग बैठे हैं, हमारा अन्नदाता बैठा है। आज तो मुझे मैंने ये अखबार में पढ़ा है कि 26 तारीख को ट्रैक्टर की परेड होने वाली है। कलकत्ता से, वेस्ट बंगाल से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से, बड़े बड़े दूसरे राज्यों से वहां पर दिल्ली में किसान जाने वाले हैं और वो परेड करने वाले हैं। तो लेकिन किसी भी केंद्र सरकार के किसी नेता का ध्यान नहीं है, वो इग्नोर करना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं लगता। तो उसको हैंडल करने का तरीका जो इनका है, एडमेंसी जो है, एडमेंट है, तो वो एडमेंट होके ऐसा देश नहीं चलता, ऐसा मेरा मानना है। फ्रॉम अ कॉमन मैन्स पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कांग्रेस की जब सरकार थी तब बीजेपी अपोज करती थी, और जब बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस अपोज कर रही है। वही चीज़ें हैं, अलग अलग तरीके से उसको बस प्रेजेंट किया गया है, लेकिन चीज़ें तो वही हैं। एक वक्त पे किसान को लेकर बीजेपी भी विरोध कर रही थी, किसान के बिल को लेकर, जब कांग्रेस उसको पार्लियामेंट में लाना चाहती थी और उसको पास कराना चाहती थी। तो ये आपको नहीं लगता कि ये राजनीति के चक्कर में कॉमन आदमी जो है वो पिसता है? लेकिन कॉमन आदमी पिसता है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने बड़े प्रमाण में देश में काम किया है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप इसको नकार नहीं सकते। 1947 में जब देश अपना स्वतंत्र हुआ था, इंडिपेंडेंस जब मिला, तब अपने देश की स्थिति क्या थी? सुई हमारे देश में बनती नहीं थी। आज यहाँ बड़े बड़े सब कुछ, बड़ी बड़ी मशीनरीज बनती है, बड़े बड़े स्टील प्लांट्स लगे हैं, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, चाहे फिर वो एम्स हो, चाहे IIT हो, चाहे आपकी स्टील प्लांट हो, या बड़े बड़े धरण होंगे। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में बने, आज भी उसका लोग नाम लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आज भी एम्स के अस्पताल में जाके भर्ती होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं करिश्मा उस जमाने के नेताओं का है। तो कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन आपने देखा होगा 2014 में जिस प्रकार से इन्होंने खुद की पब्लिसिटी की और कांग्रेस की नकारात्मक पब्लिसिटी की, तो इन्होंने देश को यह बताया कि हर काम हम लोग 100 दिन में करने वाले। हम लोग स्विस बैंक से पैसा लाएंगे 100 दिन में, हम लोग 100 सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी 100 दिन में। यहाँ पर भी नारे यही लगाए गए थे कि हम लोग विदर्भ को अलग करेंगे 100 दिन में। तो ऐसे कई काम जो इन्होंने बताए थे, आज तक उसमें से एक भी काम नहीं हुआ, कोई भी इनका एजेंडा पूरा नहीं हुआ, और इन्होंने देश पे कोई काम नहीं किया। अब लीजिए आप पेट्रोल और डीजल के दाम लीजिए, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, ये सारे के सारे नेता ये रास्ते पे बैठते थे, चूल्हा लेकर बैठते थे, गैस सिलेंडर लेके बैठते थे, सब्जी बनाते थे। कितने नौटंकी लोगों ने। आज कहाँ है स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह कहाँ है? आज 93 रुपीज पर डीजल पेट्रोल गया है। कहां से लोग पेट्रोल भरेंगे, डीजल भरेंगे? उसमें भी उन्होंने रोड और कंस्ट्रक्शन के लिए एक सेस बनाया है।
मतलब आज भी अगर उसमें 18 रुपए कम कर दिए जाए तो हम 73 रुपए पे हमको पेट्रोल मिलेगा, लेकिन 18 रुपए का जो रोड और कंस्ट्रक्शन का सेस लेते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी को कि आप रोड टैक्स लेते हैं, आप आरटीओ के माध्यम से जब भी हम लोग व्हीकल खरीदते हैं आप परमानेंट टैक्स ले लेते हैं, रोड टैक्स लेते हैं, टोल टैक्स आज भी देश में शुरू है। गडकरी साहब ने कहा था कि मैं सत्ता में आऊंगा तो सारे के सारे टोल मैं निकाल के फेंक दूंगा, उखाड़ के फेंक दूंगा, ऐसा भी उन्होंने कहा था। तो टोल टैक्स भी ले रहे हैं, लोगों से आरटीओ के माध्यम से टैक्सेस ले रहे हैं, और फिर भी आप ऐसे सेस लगाकर आप लोगों को लूट रहे ना। आप तो कहां वो फंड डाल रहे हैं, तो ये पूछने की आवश्यकता है, लेकिन उस पर ये बोल नहीं रहे। मोदी साहब तो वो मोर को दाना डालते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं, लेकिन किसान बैठे हैं, लोग मर रहे हैं तो उसकी तरफ ध्यान नहीं है। रोजगार की कोई बात नहीं करता। हम लोग राम मंदिर की बात करते हैं, राम मंदिर के चंदा इकट्ठा करने की बात करते हैं। ठीक है ना, राम मंदिर बनना चाहिए, हम भी हिंदू है, सब हिंदू है, देश में हर किसी को राम मंदिर चाहिए, लेकिन साथ में मेरा जो युवा वो पास हो रहा है उसको रोजगार कौन देगा, तो उसकी बात कोई नहीं करता। वो एक बड़ी विवशता भरी स्थिति हमारे देश में है। मुझे एक चीज बताइए कि कांग्रेस के किसी भी नेता को ये जस्टिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ जाती है कि कांग्रेस ने बहुत काम किया है, बहुत सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कांग्रेस की देन है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि लोग कांग्रेस को भूल गए या कांग्रेस के काम को भूल गए? क्या इनकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज और क्या बीजेपी की पब्लिसिटी स्टंट्स और जितने भी ब्रांडिंग इक्विपमेंट्स वो यूज़ करते हैं, क्या वो उतने ज़्यादा भारी पड़ गए कि 60 साल की लेगेसी को ख़त्म कर सकें? नहीं, एग्जैक्टली मैं तो ये कहूंगा कि 2014 में जो मोदी जी का एक प्रकार का स्टाइल लोगों ने देखा, प्रचार करने का, मार्केटिंग करने का, ब्रांडिंग का, डिजिटलाइजेशन का, तो वो कहीं ना कहीं इतना वो लोगों के मन में आ गया था कि लोगों को ऐसा लगने लगा था कि वाकई में देश में चेंजेस हो जाएंगे। मतलब आप ये मानते हैं कि आप कमजोर थे, ये सब मार्केटिंग में कमजोर थे? कांग्रेस ने मार्केटिंग नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस ने अतिरिक्त भाषा का कभी प्रयोग नहीं किया, कांग्रेस ने कभी झूठ भी नहीं बोला। इन लोगों ने झूठ बोला ना, इन लोगों ने प्रचार के साथ साथ में, मार्केटिंग के साथ साथ में, ब्रांडिंग के साथ में झूठ भी बोला है, तो वो झूठ में लोग आ गए। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, एक दिन में अगर 4 प्रोग्राम में अटेंड करते हैं तो चारों प्रोग्राम में अलग अलग सूट पहनते हैं, अलग अलग मॉन्ट ब्लैंक का वो गॉगल पहनते हैं, महंगा महंगा अपना पेन जेब में रखते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी वो दाढ़ी बढ़ा रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव है, इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर का वो जो एक पहराव था, क्या वो पहराव आपको अपने आप में लाना है? तो क्या आप करना क्या चाहते हैं? अगर इसके पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, अगर हम कश्मीर में जाते हैं तो वहां का एक दिन के लिए हम लोग जो भी पगड़ी होती है या फेटा होता है या जो भी पहराव होता है, कोई भी प्रधानमंत्री पहनता है। कोई पश्चिम बंगाल में जाएगा तो वहां का पहराव करता है, कोई तमिलनाडु में जाएगा, कोई महाराष्ट्र में जाएगा। लेकिन ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, ये जो जिस टाइप का ये सब कर रहे हैं, तो वो क्या क्या कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? वो क्यों नहीं खुल के बात करते, मन की बात बोलते हैं? वो एक वन वे, दैट इज अ वन वे कम्युनिकेशन, तो वो 2 वे कम्युनिकेशन क्यों नहीं करते? प्रेस के सामने क्यों नहीं आते? मनमोहन सिंह साहब जब प्रधानमंत्री थे तब इन्होंने टीका टिप्पणी की, रजत शर्मा के शो के माध्यम से इन्होंने देश को ऐसे ललकार दिया था कि प्रधानमंत्री कोई है ही नहीं, रिमोट कंट्रोल है। आज भाई साहब आप कुछ बोल नहीं रहे, लोग चाह रहे कि आप बोले और समस्याओं का निराकरण करें, वो कोई कर नहीं रहा। तो एक ये अजीब स्थिति है। नागपुर की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो अभी तो कांग्रेस की सरकार है, महा विकास आघाड़ी की सरकार है, शिवसेना के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कांग्रेस का एक बहुत बड़ा रोल है वहाँ पर। उसमें आप क्या देखते हैं? हनी भंडारी देख रहे हैं जो खुद बीजेपी से हैं, वो पूछते हैं कि क्या नागपुर में कोई विकास नहीं हुआ? नहीं, नागपुर का विकास किसने किया? किसने किया, वही तो मैं आपको पूछ रहा हूँ। मैं बोलता हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि विलासराव देशमुख साहब जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने काफी डेवलपमेंट नागपुर में किया। तब टी चंद्रशेखर नाम के एक म्युनिसिपल कमिश्नर नागपुर में आए थे, एनआईटी के भी चेयरमैन थे, और उन्होंने भी काफी अच्छा प्लानिंग के साथ में यहाँ पर अच्छा काम किया। और वो काम को आगे धीरे धीरे फिर वो एक नेचुरल प्रोसेस में जो अपना ग्रोथ होती है उसी प्रकार से ग्रोथ हो रही है। आप मेट्रो की बात करेंगे तो मेट्रो की वाकई में कितनी नागपुर में आवश्यकता थी या है मुझे नहीं मालूम। आज तो कोरोना के इस काल में हम लोग देख रहे हैं, लोग फैशन शो कर रहे हैं, वो ट्रेन में बैठ रहे हैं, वो पिकनिक मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता थी क्या, वो एक सवाल है। सवाल दूसरा ये भी है कि जिस प्रकार से सीमेंट के रास्ते बनाए गए हैं, तो हमारे गलियों में, हमारे बस्तियों में, हमारे इलाकों में जो जिस प्रकार से वो उसकी विड्थ, उसकी हाइट रखी गई है, तो कहीं ना कहीं बरसात में सारा का सारा पानी घर में घुस जाता है। तो उसकी आवश्यकता थी क्या? या हमारे पहले टार रोड जो थे वो काफी अच्छे स्थिति में थे,
तो ये केवल दिखावा, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का जो दिखावा है उससे पूरी तरह से विकास होता है, ये मैं नहीं मानता। आज भी इरिगेशन के प्रॉब्लम्स हैं, हमारे किसान आज भी समस्या में है, विदर्भ में आज भी बैकलॉग है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस प्रकार से जवाबदारी के साथ में स्टेटमेंट लिया था, जाहिरनामा दिया था कि हम लोग विदर्भ को अलग कर देंगे या विदर्भ में विकास कर लेंगे, लेकिन बिहार की स्थिति जो कांग्रेस के जमाने में थी आज वही स्थिति है। 5 साल 6 साल पहले जो स्थिति थी आज वही स्थिति है। रामदेव बाबा को यहाँ लाया गया, उनको जमीन दी गई, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट आज तक शुरू नहीं हुआ। अनिल अंबानी जी को लाया गया, बोइंग का एक प्रोजेक्ट वहां पर शुरू करने वाले थे, आज भी वो प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। बहुत सारे इंडस्ट्रीज के टाइकून्स को यहाँ पर बुलाया गया है, शो किया गया है, लेकिन आज भी कोई भी नई इंडस्ट्री नहीं आई। इंडोरामा के यूनिट्स ये दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, नई कोई भी इंडस्ट्री नहीं आई, रोजगार किसी को नहीं मिला, तो आज फिर विकास क्या बोलेंगे? केवल सीमेंट के रास्ते को विकास मैं नहीं समझता कि उसको विकास कहा जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से युवाओं को एक रोजगार चाहिए, यहाँ पर बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस है, ये आज भी मैं समझता हूं कि एम्स भी पृथ्वीराज चौहान साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने वो मंजूर करके लाया था, उसी का निर्माण अभी हो रहा है। इंडियन लॉ स्कूल जो है उसी का निर्माण हो रहा है। तो ये तो सारे के सारे प्रोजेक्ट जो थे कांग्रेस के जमाने में थे, तो आपने नया क्या करके दिखाया? विकास ने एग्जैक्टली क्या? स्मार्ट सिटी का नाम लिया गया है, स्मार्ट सिटी कहां बन रही है? पूरब नागपुर में, मैं वहां से चुनाव लड़ा हूं, तो स्मार्ट सिटी कहां बन रही है दिखाइए आप। तो स्मार्ट सिटी के नाम से आप लोगों के घर तोड़ेंगे या लोगों को सुविधाएं नहीं देंगे और लोगों से ही पैसे वसूल करेंगे। कारपोरेशन, यहाँ पर नागपुर शहर की कारपोरेशन सबसे महंगी कारपोरेशन हो गई है। जितने टैक्सेस 2007 के पहले थे, ये 3 बार की टर्म में 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने टैक्सेस का तो अंबार लगा दिया, टैक्सेस बढ़ा दिए, तो महंगा सब कुछ हो गया। आप 24/7 पानी देने वाले थे OCW के माध्यम से, बताइए कौन सी बस्ती में, किस क्षेत्र में आपको 24/7 पानी मिलता है? सिविल लाइन्स पे आपको लेके चलता हूं मैं, आपको रामदासपेट में लेके चलता हूं, आपको पूरब नागपुर में लेके चलता हूं, दक्षिण नागपुर में लेके चलता हूं, तो कहीं भी 24/7 पानी नहीं मिल रहा है। तो हर कोई समस्या जो है महानगर पालिका को लेकर नागरिकों की, वो आज भी कायम है। हमारे यहाँ डंपिंग यार्ड की एक समस्या है। डंपिंग यार्ड पूरे नागपुर शहर के सारे विधानसभाओं का कचरा ये उठाकर उसका संकलन कर ये पूरब नागपुर के क्षेत्र में लेके जाते हैं, डंपिंग यार्ड में, भांडेवाड़ी एरिया में। मैंने कई बार डिमांड की, कई बार मांग की कि उसको डंपिंग यार्ड को आपको स्थलांतरित करना चाहिए, गांव के बाहर ले जाना चाहिए, या फिर अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में वहां कचरा वहीं पर उसका एक संकलन हो जाए या उसका प्रोसेसिंग हो जाए, तो उसके माध्यम से जो धूल निकलता है या उसकी बहुत सारी अनगिनत तकलीफें होती है, वो नहीं होगी। लेकिन वो नहीं हो रहा है क्योंकि आप डीजल, पेट्रोल और एनर्जी खर्चा करके सारे जगह का कचरा आप वो जो गाड़ियों से लाते हैं, तो उसमें कितना पेट्रोल जाता है, कितना आपका ईंधन जाता है, तो इसका विचार ही नहीं है। तो जितनी समस्याएं पहले थी, वो समस्याएं ये 15 साल में भी भाजपा के माध्यम से पूरी नहीं की गई है, वैसी की वैसी कायम है और दिन ब दिन बढ़ रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। एक लाइन जो अभी आपने बोली, मैं थोड़ा सा रिवाइंड करता हूँ, वो ये कि जो प्रॉब्लम 15 साल पहले थी वो अभी भी है। मतलब आप ये मानते हैं कि 15 साल पहले प्रॉब्लम्स थी? प्रॉब्लम हमेशा रहने वाली है। प्रॉब्लम कोई भी सरकार आए, प्रॉब्लम्स ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने 3 चीजों पर भर दिया था, एक तो OCW के माध्यम से हम लोग पानी पिलाएंगे लोगों को, नागपुर के लोगों को 24/7 पानी मिलेगा, जो पहले अच्छी तरह से मिलता था तो इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया, OCW कंपनी को दे दिया। OCW कंपनी आपका घर का नल का अगर वो शुरू कर दिया, उसमें से हवा भी निकलती है तो आपका मीटर चालू रहता है, तो वो नहीं हुआ। समस्या थी, समस्या रहने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोगों को दिलासा देने का जो प्रयास एक पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से या सरकार के माध्यम से होना चाहिए, वो नहीं हुआ, महंगा हुआ, ये मेरा कहना है। विदर्भ को लेकर ये जो विदर्भ का जो कार्ड है, ये बार बार तब निकलता है जब चुनाव आते हैं। मैक्सिमम चुनाव के वक्त ही विदर्भ का कार्ड निकलता है। व्यक्तिगत तौर पे क्या सोचते हैं, विदर्भ बनाने की जरूरत है? नहीं, अभी तो भारतीय जनता पार्टी की विदर्भ के मुद्दे को लेकर लोगों के मन में उनकी क्रेडिबिलिटी खराब हो गई है, क्योंकि दोनों जो यहाँ के सीनियर नेता है बीजेपी के, उन्होंने विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, महानगर पालिका का चुनाव हो, उन्होंने हमेशा ये लिखित अपना आश्वासन दिया था कि हम 6 महीने में, हमारी सरकार अगर दिल्ली में आती है और गली में आती है और स्टेट में आती है, तो हम लोग इसको चेंज करेंगे, विदर्भ को अलग राज्य बना देंगे। लेकिन नहीं बनाया। इन्होंने एक शब्द भी पूरे के पूरे 5 साल में, 6 साल में केंद्र सरकार में या पार्लियामेंट में या अपने स्टेट लेजिस्लेचर में कहीं एक शब्द भी नहीं निकाला। तो इसलिए विदर्भ की बात अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ना करें तो अच्छा है। उल्टा कांग्रेस ने जितना उस आंदोलन को आगे ले जाने का प्रयास किया और उसी माध्यम से बार्गेनिंग करके यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट्स लाए,
वो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं वो काम में आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस लेवल पे कुछ काम नहीं किया। जब आप बात करते हैं नेताओं की, तो विदर्भ के जो नेता हैं वो जब एक सबसे बड़ी ताकतवर चेयर पे बैठते हैं स्टेट की, तब विदर्भ के लिए बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। ऐसा उन्होंने अपने भाषणों में भी कहा और ऐसे अखबार भी कहते हैं। लेकिन जब अब मराठवाड़ा का एक नेता स्टेट की सबसे ताकतवर गद्दी पे बैठता है तो वो विदर्भ की तरफ ध्यान ही नहीं देता है। ये लोगों को भी लगता है। क्या लोगों का ये सोचना गलत है? लोगों का सोचना गलत नहीं है। मैं समझता हूँ कि लोक प्रतिनिधि जो होता है, विदर्भ की जितने भी 65 एमएलए यहाँ से चुन के जाते हैं, बहुत सारे एमएलसी, जैसे मैं अभी पदवीधर मतदार संघ से चुन के आया हूँ, तो एमएलसीज होते हैं, फिर आपके खासदार होते हैं, राज्यसभा के मेंबर होते हैं। तो लोक प्रतिनिधि की वो जिम्मेदारी है कि अपने प्रदेश के लिए जितने ज़्यादा वो निधि ला सके, जितने ज़्यादा फंड ला सके, जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट ला सके, वो उन्होंने करना चाहिए। अब तो वो व्यक्ति विशेष के ऊपर वो निर्भर होता है कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार से बार्गेनिंग करके या ताकत से अपना वो काम कर लेता है, ये उस व्यक्ति पे रहता है। मैं आने वाले दिनों में उस प्रकार से उस दिशा में मैं काम करने वाला हूँ। 6 जिलों का मैं आमदार हूँ और निश्चित रूप से हमारे यहाँ जितने भी संसाधन है, जितने भी रिसोर्सेस है, उसका उपयोग करके एक अच्छा काम इस अपने क्षेत्र में हो, उसका प्रयास मैं करने वाला हूँ। जो मेरे आखिरी के 2-3 सवाल रहेंगे आपसे कि एक तो ये कि अब विदर्भ को लेकर आपने अपनी जो थॉट है वो भले ही क्लियर कर दी हो, लेकिन लोगों के मन में अभी भी है कि अगर विदर्भ बन जाता है, जिस तरह छत्तीसगढ़ में रायपुर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, वैसे ही अगर विदर्भ बन जाए तो नागपुर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। क्या सोचना है आपका? बिल्कुल सच बात है ये। अगर विदर्भ बनता है तो नागपुर को या विदर्भ के प्रदेश को एक अलग से आपको फंडिंग होगी केंद्र सरकार के माध्यम से। जो शेयर अन्य राज्यों का होता है उसी प्रकार से एक शेयर विदर्भ के राज्य का होगा और उससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस आएंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, धन संपदा है, बहुत सारी अलग अलग वन संपदा है हमारे यहाँ, फिर हमारे यहाँ कपास है, हमारे यहाँ संतरा है। तो ऐसे कई प्रकल्प है इसको जिनको कार्यान्वित करके हम लोग उसको अच्छा उसका बिजनेस के माध्यम से उसको डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पर इंडस्ट्रीज को लाना होगा। इंडस्ट्रीज को आपको SEZ के माध्यम से, आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसके माध्यम से इंडस्ट्रीज को आपको कंसेशंस देने पड़ेंगे, तो इंडस्ट्री आएगी, IT सेक्टर आएगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर आएगा, मैन्युफैक्चरिंग आएगा। तो ऐसा करने से फायदा होगा, इसलिए वो अलग राज्य हो तो ज़्यादा अच्छा है। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक जोन की, तो जिस किस्म की अभी जो सुविधाएं मिल रही हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, आपको लगता है वो उतनी कैपेबल नहीं है या वो उतनी पर्याप्त नहीं है, जिसकी वजह से कंपनीज मिहान जैसे प्रोजेक्ट को फ्लॉप बना देती हैं? नहीं, इसलिए पहले SEZ की जो कल्पना थी, विलासराव देशमुख साहब उसके वो चेयरमैन थे मिहान प्रोजेक्ट के, और हमारे यहाँ के सांसद जो थे विलास मुत्तेमर साहब, वो यहाँ के डिप्टी चेयरमैन थे उस प्रोजेक्ट के, और उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। और शुरुआत में जो इंडस्ट्रीज आई, लुपिन होगी या बाकी जो कुछ इंडस्ट्रीज यहाँ पर आई, यूनिट्स आए, वो उनके सबके माध्यम से आए। लेकिन पिछले 5 साल में जिस प्रकार से पॉलिसी उन्होंने बनाना चाहिए था, मैंने जैसे कहा कि कंसेशन आपको देना पड़ेगा, आपको बिजली के दाम कम करने पड़ेंगे इंडस्ट्रीज के लिए, आपको पानी उनको देना पड़ेगा, आपको जमीन सस्ते में देनी पड़ेगी। ये आप करेंगे तो वो अपना यूनिट यहाँ पर लाएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत सारे एंसिलरी यूनिट्स यहाँ पर खुलेंगे, बहुत सारे क्षेत्रों में प्रभाव उसका पड़ते रहता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इसलिए वो करने की आवश्यकता है। लेकिन जो पिछले 5 साल में लोगों की अपेक्षा थी, लेकिन उस प्रकार से काम नहीं हुआ। एक बहुत बड़ी समस्या है स्पेशली कोरोना काल के बाद, अभी भी लोगों के ना उनके बिजनेसेस बराबर हो रहे हैं, ना लोग, कई सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं। लेकिन एक चीज़ जो कांग्रेस के नेता हैं, जो मिनिस्टर हैं, जो हमारे गार्डियन मिनिस्टर भी हैं और बिजली के मिनिस्टर भी हैं, बिजली के जो बिल आ रहे हैं वो बहुत डरावने हैं, और वो इतने डरावने हैं कि लोग भरने के लिए कर्ज उठा रहे हैं। ये दुर्भाग्य नहीं है? ये एक दुखद बात नहीं है कि नागपुर का नेता ही आज नागपुर की तकलीफ को नहीं देख पा रहा? भाई साहब, ऐसा है कि SNDL सबसे पहले कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, इनकी जब सरकार थी पिछले 5 साल के पहले, 2014 के पहले, मैं तब की बात कर रहा हूँ, तब SNDL आई। SNDL का जो एग्रीमेंट था वो केवल 5 साल का था। 5 साल खत्म होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने के बाद में मैं ये भी फिर से कह रहा हूँ कि उन्होंने अपने आश्वासन में, अपने जाहिरनामा में ये दिया था कि बिजली के बिल कम करेंगे, साथ साथ में SNDL का करार वो रद्द कर देंगे। एग्रीमेंट जो था, हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो था उस कंपनी के साथ में, उसको रद्द करेंगे, लेकिन रद्द नहीं किया। स्पैनको, लैंको या SNDL या भी क्या नाम है मुझे मालूम नहीं उस कंपनी का, तो ऐसे उन्होंने नाम चेंज करके वो कॉन्ट्रैक्ट को उसको फिर से वापस से रिन्यू किया
और उसी कंपनी को उसी तरीके से काम इन लोगों ने दिया। आज भी वो करारनामा कायम है, एग्रीमेंट कायम है, कॉन्ट्रैक्ट कायम है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में यहाँ पर ऊर्जा मंत्री उस पर विचार करके लोगों को किस प्रकार से दिलासा दे सकते हैं, राहत दे सकते हैं, उसका प्रयास करेंगे। उसके ऊपर एक अभ्यास मंडल के माध्यम से उसकी वो एक स्टडी भी शुरू है कि कैसे इसको अपन कम कर सकते हैं। लेकिन एक हमारे ऊर्जा मंत्री जो है वो एक बड़ा एक प्रोजेक्ट लेकर आते हैं जहां पर वो चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा गार्डन बने या एक प्रतिमा बने, उसके लिए फंड्स हैं। लेकिन नागपुर के लोगों के लिए जो बिजली के बिल हैं उसके लिए फंड्स नहीं है, उसके लिए राहत नहीं है, तकलीफ में है लोग। नहीं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग हेड्स होते हैं। आपका किसी प्रकार की बड़ी मूर्ति करना या सौंदर्यीकरण करना या उसका वो एक अलग फंड हो गया, आपका एक अलग क्षेत्र हो गया। ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से, वो उस विभाग के माध्यम से उनका जो अपना एक फंडिंग होता है, उनका एक बजट होता है, वो एक अपने आप में अलग होता है, तो वो उसका कंपैरिजन हो नहीं सकता। लेकिन मैंने जैसे कहा कि उसके ऊपर काम शुरू है और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं उसमें दिलासा लोगों को मिलेगा। नागपुर महानगर पालिका 2022 में एक बड़े इलेक्शन को देखने वाला है। 18 साल से नागपुर महानगर पालिका में बीजेपी की सत्ता है, आप हमेशा विपक्ष में बैठे हैं। इस बार क्या लगता है 2022 में क्या अभिजीत वंजारी जी का जीतने का जो असर है वो इस बार 2022 में एनएमसी में भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा आपको। ये विदर्भ के जितने भी जिला परिषद के चुनाव होंगे, नगर पंचायत के चुनाव होंगे, नगर परिषद के चुनाव होंगे, और सबसे ज़्यादा जिसका अट्रैक्शन है विदर्भ में या बड़ी सिटी होने के कारण नागपुर शहर का कारपोरेशन का चुनाव 22 में फरवरी में होने वाला है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से इस बार परिवर्तन होने वाला है। जो परिवर्तन मेरे चुनाव में हुआ वैसा ही मिशन परिवर्तन हम लोग कारपोरेशन में करने वाले हैं। उस पर हमने काम शुरू कर दिया है और मेरा रहेगा मिशन 100, कांग्रेस कमेटी के माध्यम से मिशन 100 की कम से कम 100 सीटें इस बार कांग्रेस की होनी चाहिए, और वो पॉसिबल है। क्योंकि अगर जैसा ये चुनाव अगर पॉसिबल है, इसमें अगर संभावनाएं बनती थी और बनी, तो उसी प्रकार से संभावना कारपोरेशन के चुनाव में भी है। हम लोगों ने काम शुरू किया है, नेता लोग सारे सीरियस है, कार्यकर्ता सीरियस है, और जिस प्रकार से यूनाइटेड मेरे चुनाव में थे उसी प्रकार से यूनाइट होकर हम लोग वो चुनाव लड़ने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी घोटाले हैं वो सारे के सारे घोटाले हम जनता के सामने लाएंगे, और इनकी जो जितनी विफलताएं हैं वो भी हम लोगों के सामने लाएंगे, और निश्चित रूप से हम उस चुनाव को जीतेंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्या राहुल गांधी जी की जो छवि भारतीय जनता पार्टी ने या किसी ने भी जो वक्त के हिसाब से लोगों के सामने रखी गई और उस छवि को लेकर इलेक्शंस पे भी असर देखने को मिले, क्या आपको लगता है कि वो छवि धीरे धीरे बदल रही है? क्या वो पप्पू जो टैग लगा है वो टैग अब धीरे धीरे हट रहा है? क्या लोग रिग्रेट कर रहे हैं? क्या लोग इस बात को लेके परेशान हैं कि लोगों ने शायद 2014 में और 2019 में गलत डिसीजन लिया? बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि 2019 में तो वो एक चमत्कार था, क्योंकि देश के कई राज्यों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का विरोध था, तो ऐसा कहीं नहीं लगा था कि 303 सीटें इनकी आएगी। अब वो कहाँ से आई, वो मशीन में गड़बड़ थी या कौन सा चमत्कार हुआ, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन उस प्रकार का माहौल तो देश में था नहीं, जिस प्रकार का पॉजिटिव्स एक वो बीजेपी के फेवर में नहीं था। राहुल जी एक अच्छे नेता है, एक अभ्यासु नेता है, एक सिंसियर नेता है, और मैं मानता हूँ कि दिन ब दिन उनका एक पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता देश में बढ़ रही है। जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होते हैं विधानसभा के, जैसे गुजरात में चुनाव हुए थे, तो गुजरात में भी एक बड़ा ये चैलेंज था, क्योंकि गुजरात में भी 26 साल से लगातार भाजपा की सरकार वहां आती रही है। तो राहुल जी ने सिंगल हैंडेडली पूरे देश में मोदी सरकार के विरोध में जिस प्रकार से प्रचार किया, जिस डेयरिंग के साथ में उन्होंने भाषण दिए, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं वो एक अच्छी नेता की छवि उनकी है, उनके सबके दिलों में है। अब लोग इंतजार कर रहे हैं अगले चुनाव का। अगला जब भी चुनाव आएगा लोकसभा में, आप देखना कि निश्चित रूप से ये पलड़ा उल्टा हो जाएगा और कांग्रेस वापस फिर से इस देश में आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खाने के दांत अलग, दिखाने के दांत अलग, उनकी नीति वो लोग समझ गए। क्योंकि हर बार आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, आप हिंदू के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर, आप इस नाम पर आप चुनाव हर बार जीतेंगे तो वो लोगों को पसंद नहीं आता। जिस प्रकार से कई ऐसे राज्य हैं, जैसे मणिपुर है या बहुत सारे राज्य है, जहां इवन हमारे कमलनाथ जी अभी चीफ मिनिस्टर थे, तो कमलनाथ जी को भी इन्होंने काम नहीं करने दिया, सरकार बदल डाली, सरकार खरीद ली इन्होंने। तो ये इस प्रकार का राजकारण लोगों को पसंद नहीं आ रहा, लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं इन सारे विषयों का परिणाम आने वाले समय में आएगा,
तो राहुल जी की एक अच्छी छवि दिन ब दिन निखरती जा रही, उभरती जा रही है। वो एक अच्छा नेता के रूप में आगे आएंगे और वो प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ये आखिरी सवाल, बीजेपी 2014 में जो जीती उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि जो अन्ना हजारे मूवमेंट हुआ था, जिसमें ये बात चीख चीख कर लोगों तक पहुंचाई गई कि पिछले 60 साल से विकास का तो पता नहीं लेकिन करप्शन बहुत हुआ है। क्या अब रणनीतियां बदलेंगी? क्या अब ये जो एक बात कही गई कि कांग्रेस एक करप्ट पार्टी है, या कांग्रेस की सरकार जब बनती है तो एक करप्ट सरकार बनती है और बहुत करप्शन होता है, आम आदमी का पैसा सीधा स्विस बैंक में जमा हो जाता है, क्या ये जो एलिगेशंस हैं, क्या ये एलिगेशंस के विपरीत जाकर लोग आपको वोट देंगे? आपके पास में सीबीआई है, आपके पास में ईडी है, आपके पास में केंद्र सरकार की सारी यंत्रणाएं हैं। स्टेट में भी आपकी सत्ता थी 5 साल, महानगर पालिका में सत्ता थी आपकी, 18 राज्यों में इनकी सत्ता थी। इसके बाद में भी इन्होंने जो वादा किया था, भाषण में बोला था कि हम स्विस बैंक के सारे अकाउंट्स का भंडाफोड़ करेंगे और वो पैसे लेकर आएंगे। तो भाई साहब बताइए, 6 साल में आपने क्यों नहीं लाए? कहाँ गए वो स्विस बैंक के पैसे? जिस प्रकार से आप व्हाट्सएप पे झूठे मैसेजेस लोगों को फैलाते थे, तो वो कहाँ है? तो ये सारी की सारी झूठ बातें हैं। केवल इन्होंने कांग्रेस को बदनाम करने का काम किया, 5 साल वही काम किया और इसलिए इन लोग सत्ता में आए। लेकिन अब लोग समझ गए हैं, अब इनका भी प्रोग्रेस कार्ड जो है वो देखा जाएगा। इन्होंने भी 5 साल में क्या क्या काम किया उसका लेखा जोखा दिखाया जाएगा। जिस प्रकार के इंस्टीट्यूशन, जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस के जमाने में खड़ा हुआ इस देश में, अभी आप तो बेच रहे हैं। आप तो हर चीज बेचने को निकाल लिया आपने। तो आपने किया क्या? आपने प्रयास किया? केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका पुतला चाइना से बना के 3,300 करोड़ में इन्होंने बना के लाया, यही एक उपलब्धि है। लेकिन उसके अलावा इन्होंने कोई भी काम नहीं किया। जितने एयरपोर्ट हमने बनाए, जितने हमने हवाई जहाज बनाए हैं, वो सारे के सारे बेचने को इन्होंने निकाल दिए। अदानी को इन्होंने सारे के सारे प्रोजेक्ट्स दे दिए। पार्टनरशिप की अभी किसानों का जो मुद्दा है, तो किसानों का मुद्दा भी वही है कि ये कारपोरेट खेती करना चाहते हैं। फिर आपका जो ओरिजिनल किसान रहेगा, जमीन मालक रहेगा, वो तो आपका गुलाम बन जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी 1604 में हिंदुस्तान में आई, तो शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, उनका एजेंडा था बिजनेस, व्यापार। क्योंकि बड़े प्रमाण में यहाँ पर 16, 17, 18 कोटी या 30 करोड़ जो भी जनता तो उस वक्त होगी, उनका पॉपुलेशन होगा हमारा, तो वो उनका उद्देश्य वो था कि यहाँ पर व्यापार फैलाया जाए। तो धीरे धीरे व्यापार के माध्यम से वो फैलते गए और फिर 1857 की लड़ाई के बाद में आखिरी जो मुगल थे हमारे बहादुर शाह जफर, उनको उन्होंने ये कर दिया, बाहर निकाल दिया और कब्जा कर लिया। तो उसी प्रकार से एक दिन अदानी अंबानी इस देश पे कब्जा कर लेंगे तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे लोग राह देख रहे हैं और वो कारपोरेट फार्मिंग्स के नाम से देश की अधिक से अधिक जमीन हम कैसे हथिया लेंगे, इसी का वो प्लान बना रहे हैं और मोदी जी उनका साथ दे रहे हैं। मैं बेसिकली आज यही चाहता था कि मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि एमएलसी बनने के बाद अभिजीत दादा और क्या क्या काम करेंगे। और जब मैंने आपसे बहुत ऐसे सवाल पूछे जो लोगों के मन में थे, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को जो जवाब मिले हैं उसमें ज़्यादातर बातें तो यही है कि अगले चुनाव में उनको क्या करना है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कैंपेनिंग जो है वो रुकी नहीं है और वो रुकेगी भी नहीं। मुझे इस बात का इल्म है कि वो रुकेगी भी नहीं। शायद इसीलिए आपका नाम अभिजीत है और शायद उसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप एमएलसी बने और यही प्रार्थना है कि और यही रिक्वेस्ट है कि आप जो वादे आपने किए वो वादे आप निभाएं और जनता ने जो प्रेम आपको दिया वो जनता आपको प्रेम देते रहे। आपने राज की बात में वक्त दिया, उसके लिए धन्यवाद। यस राज, थैंक यू। आज अभिजीत वंजारी जी से बात करके एक बात बहुत समझ में आई है, मैं आपको बताता हूँ क्या। ब्लेम गेम, ये अभी देवेश द्विवेदी ने बात कही कि वाई ब्लेम गेम, वाई नॉट चेंज इंस्टेड। डेफिनेटली, बट देन चेंज is change brings power brings a lot of change. Whomever you give that power, the person tries to give the best when it comes to change. हमने एक पार्टी को 60 साल दिए, एक पार्टी को 10 साल दे रहे हैं। उम्मीद जो होती है नेताओं से वो यही होती है कि वो अच्छा काम करें और अपना काम जो है वो पब्लिक डोमेन में इस तरह से प्रेजेंट करें कि पब्लिक वो काम को देखकर और ज़्यादा विश्वास बनाए
कि वाकई में काम इन्होंने किया है। जिस किस्म के जनता दरबार अभिजीत वंजारी जी के घर पर पिछले कई वर्षों से लगते आ रहे हैं, उनके फादर ने भी ग्राउंड लेवल पे लोगों की मदद की है, इसीलिए शायद आज उनकी बेटी भी उसी लेवल पे काम कर रहे हैं। और जिस तरह से उनकी जीत उन्हें हासिल हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था। जो कांग्रेस के हैं वो तो उम्मीद लगाकर ही बैठे थे, लेकिन जो कांग्रेस के नहीं हैं, जो किसी के तरफ जो बीच में है, किसी की तरफ उनका झुकाव नहीं है, शायद उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि अभिजीत वंजारी जी जीतेंगे, लेकिन वो जीत गए। ही इज द MLC, ही इज द मैन इन द पावर एंड ही प्रोमिसेस टू डिलीवर विद एवरीथिंग ही से। वी ऑल्सो एक्सपेक्ट द सेम कि वो वैसा ही करें जो वो कह रहे हैं, और शायद अगले चुनाव में वो फिर जीते। यही उम्मीद है, यही बात है, और यही हिंदुस्तान है। कल शाम को 7 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और इस बार वोट उसको दें जो काम करे। जिंदा रहें। धन्यवाद।